विभिन्न विचार समूहों और संगठनों को एक साथ मिलाकर बने लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण समिति के साथी आलोक जी को वो आए और अपनी बात रखें। आप सब देखते रहिए जनता खबर को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज सुबह से एक ही चर्चा है, बहुत ठंड। जब भी हम लोग निकल रहे हैं, जिनकर भाई थोड़ा तेज कर दें। अच्छा, बहुत ठंड है। सुबह से जिससे मिल रहे हैं बहुत ठंड है, बहुत ठंड। और इस ठंडी में मैं तो देख के हतप्रभ था कि एक जो है माँ अपने छोटे से बच्चे को लेके भी आई, अभी उसको किस नींद से लेकर आई है मैं समझ नहीं पा रहा था। तब से मैं सोच रहा था इस बात को, इतनी ठंड में उस बच्चे को कभी वो टोपी उड़ा रही है, कभी शाल में ले रही है, लेकिन एक उम्मीद के साथ यहाँ पे आई है कि शायद कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ बदलेगा और हम सब मिलेंगे तो कुछ बदलेगा। ये ठंड बढ़ा था हम सबको, जिस देश में हम रह रहे हैं ठंड बढ़ा था, गर्मी भी बहुत डरा, बरसात में तो पूरा घर गिर जाने का डर है। और हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि क्या बदले, जिंदगी तो मौसम से डरी हुई है, तो क्या बदले? मौसम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बड़े मजाक के स्वर में हम लोग कहते हैं कि अरे वो आदमी बड़े बीमार थे, बड़ी कड़क की ठंड आई। यहाँ बैठे सभी लोग अपने जिस तरह के गांव से, मैं जिस गांव से आता हूँ, बड़ी सामान्य ये बातें सुनाई। तो क्या सही में वो ठंड से मर गए? क्या वो बीमारी से मर गए? वो न ठंड से मरे, न बीमारी से मरे, मरे तो वो गरीबी से। हमको ये समझना होगा कि हमारे इस देश में अभी भी मौसम से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, न वो ठंड से मरते हैं, न गरीबी से मरते हैं। बरसात में घर गिर गए, बड़ी सामान्य सी बात है, मर गए। हमारी जिंदगी का जो दुश्मन है वो गरीबी। बाकी सारे एजेंडे इसके भीतर आते हैं, क्योंकि इसी बात को ठीक करने के लिए हम अलग अलग नाम देते हैं। कभी दलित, आदिवासी, कभी जमीन की बात करते हैं, कभी नौकरी की बात करते हैं, कभी हर घर में नौकरी की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि सबको नौकरी होनी चाहिए। लेकिन बात क्या है, क्या चीज हम चाह रहे हैं जो हमारी जिंदगी में इतनी सारे हर जगह, इस समय जब हम लोग यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं तो इस देश में लाखों जगह पे ऐसी बातें हो रही हैं। पूरे उम्मीद के साथ कहीं 2 लोगों के बीच ये बात हो रही होगी, तो कहीं इस तरह से 100 लोगों के बीच में बात हो रही। तो ये दुनिया जो है बदलने वाली तभी है जब हम मौसम से ना मरे। हर एक 1,500 परिवार, आप लोग जानते हैं, सब जगह सब लोग जानते हैं कि 1,000-1,500 परिवार में से एक परिवार के बारे में सुन सकते हैं कि औरत अपने बाजार में अपने शरीर को बेचकर अपने परिवार को पालती है, बड़े खुशी से पालती है। ऐसा लगता है, क्या ये सही?
किस देश में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं। क्या कोई औरत को अगर घर में रोजी रोटी होगी तो वो जो है जाके अपना बाजार में अपना शरीर बेचकर, आप लोग जानते हैं बहुत सारे हर गांव में हर जगह पे ये उदाहरण दिख जाता है कि जब हम अपनी छोटी सी बच्ची को बेमन से, दुखी मन से, दिल पे पत्थर रखकर किसी ऐसे बुजुर्ग के साथ शादी करते हैं तो वो लगभग बेचने जैसा। आप लोग जानते हैं कि आज भी बच्चे जो है मिलते हैं, तो कोई माँ बाप अपने बच्चे को कब बेचे? उसके पास दाना नहीं है तब वो बेचे। इस गरीबी की, ये गरीबी को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। और क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग हम सब पैदाइशी गरीब हैं? हम क्या ऐसे परिवार में पैदा हुए और अब जीवन भर इसीलिए मर जाना है? ये राम जी की देन है क्या? ये ऊपर वाले की देन है क्या? ये तो यहीं पे हमको गरीब बनाया गया है। ये बात आपको समझ, सिर्फ इतनी बात को आप लोग समझते हैं, वो बात समझते हुए कहना कि किसी को हक नहीं है कि हम गरीबी की वजह से, मौसम की वजह से हम अपने बच्चों को, हम अपने शरीर को, हम अपने घर में गिर के दब के दफन हो जाए। ये बात समझना होगा कि ये गरीबी जो है हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, और इस गरीबी को बनाए रखने का जो लोग भी उपाय करते हैं वो हमारे दुश्मन। और वो दुश्मन किस रूप में है ये भी समझना। बार बार एक शब्द आ रहा है यूपी एजेंडा है। भाई साहब, मैं तो एजेंडा शब्द से ही समझ नहीं पा रहा था कि एजेंडा क्या है। मैं आप लोगों की तरफ से कह रहा हूं, मेरे लिए एजेंडा ये है कि जिंदगी में बदलाव तो हो। हमें जो है डराता है बीमारी, हमें डराता है कि हमारी लालसा होती है कि सबके बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं तो मेरा बच्चा भी खाने की वजह से पढ़ने ना जाए, वो पढ़ने के लिए पढ़े। ये 85 करोड़ लोगों की हालत ऐसी है कि एक छोटी सी बीमारी आई, वो भी झूठ है सच है पता नहीं, आप लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि जिन लोगों ने उन बीमारियों का सामना किया वो जानते हैं। एक झूठी सच्ची बीमारी थोड़ी देर के लिए आई तो इस 85 करोड़ लोगों को ये कहना पड़ा कि बिना राशन के अब ये जिंदा नहीं। इन 85 करोड़ लोगों के बारे में सोचना, और केवल सोचने का सवाल नहीं, ये बार बार जो उत्तर प्रदेश यूपी एजेंडा हम लोग कर रहे हैं, तो इस समय क्यों बोल रहे हैं? हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। ये हम लोग जो है बहुत बड़े भाषणबाज हैं। आप कोई भी विषय दे देंगे हम लोग बोलेंगे, लंबा लंबा बोलेंगे, ये अपने से तो कुछ नहीं होने वाला, ये आपसे होने वाला है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है ये जो गरीबी बनाए रखने का और बड़ा षड्यंत्र, एक तो 75 सालों से जो चल रहा है, ये पिछले 10 सालों से एक और बड़ा षड्यंत्र आ गया, एक मायावी हिरन। मैं तो यही कहूंगा कि वो तो राम को भी भटका दिया, उसके पीछे पीछे अब राम भी भाग रहे हैं, भगवान जाने सीता का क्या हाल है। लगता तो है वो सोने का, उसके पीछे जो है भागने वाले बेचारे राम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें। तो राम भक्त की जगह पे ये समझ लें कि ये जो अभी सरकार है वो एक माया
मायावी हिरन को, इस राक्षसी राज को, इस शैतानी राज को हमको ठीक से समझना है। और आपके हाथ में था, यहां बोलने से कुछ नहीं, आपके हाथ में था। वो बड़ी ताकत है। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हाँ हम गरीबी हटाएंगे, जो लोग ये बात करें कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, जो ये बात करें कि आप बीमारी की वजह से नहीं मरेंगे, जो ये बात करें कि मौसम की वजह से अभी आप डरने की जरूरत नहीं है, जो ये बात करें, जो इस बात को करे, वो एजेंडा कहिए, वो अभियान कहिए, वो संघर्ष कहिए, मुझे पता नहीं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन अगर ये मुंह से बात नहीं निकल रही है तो उस आदमी को तो वोट न दीजिएगा। जिस आदमी के मुंह से ये बात निकल रही है, बटन उसी को दबाइए। ये हमारे बोलने से नहीं बदलेगा। ये अगला जो है, ये ठंडक चली जाएगी और हजारों लोगों की जान लेके जाएगी, लाखों लोगों को डरा के जाएगी। लेकिन इस बार हम डरे तो डरे, अगली बार हमको नहीं डरना है। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी बात का दबाव लाना होगा और वो आपके हाथ में। एक एक आदमी यहां बैठा लीडर जो कई हजारों को प्रभावित कर सकता है, कई सौ लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये कागज नहीं है, ये यूपी एजेंडा कह रहे हैं। इसको यूपी एजेंडा ना कहिए, इसको कहिए जिंदगी बदलने वाला कागज है। और ये कागज अपने हाथ में लिए रहिए, पूछिए कि कौन से पे आप कह रहे हो कि हम करेंगे, कौन सी चीज करेंगे इसमें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कृपया यहां से चले जाए। हमारे हाथ में ताकत है। अभी हमको और कुछ नहीं करना है। बड़े बड़े धरने, अभियान, संघर्ष, ये सब जो करने वाले लोग हैं और उनकी ताकत दिखाने की जरूरत है, उनको भी डराने की जरूरत है, उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन आपके हाथ में अगले 3 महीने 4 महीने में एक मशीन आए, थोड़ा बस सतर्क रहिएगा। आजकल जो है ये मायावी हिरन जो है, कुछ मशीन में भी गड़बड़ हो गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, पक्का कुछ नहीं है। वो बटन कहीं और दब रहा है, बात कहीं और चली जा रही है। लेकिन आप चिंता मत करिए, इतनी बड़ी संख्या में आप इसके खिलाफ और इस कागज के पक्ष में वोट देने वाले को इतनी बड़ी संख्या में दीजिए कि उनका मशीन भी सही काम करने लगे। मुझे लगता है कि इसके अलावा कि हमारे पास इस कागज को देख के गली पूछे में फोटो कॉपी करा के आपको 1 रुपये की फोटो कॉपी हो सकता है कि आपको एक नई जिंदगी दे दे। मुझे लगता है कि हमारे लिए सवाल गरीबी का, ये गरीबी बनाए रखने का सवाल। कहते हैं कि घर हम आपको देंगे। अरे आप घर क्या दोगे यार? कोई एहसान करो, 10 का घर देके 500 लोगों को सपना दिखा रहे हैं। हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास कारीगर है, हमारे पास तकनीक है ईंट बनाने की, उसके बाद से घर कौन देगा? ये ईंट अगर बन सकती है, छड़ बन सकता है, घरों में सब कुछ बन सकता है, तब भी बिना घर के। बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ, हम ही से पूछा जाएगा कि आपको पैसा क्यों दे रहे? ये कागज जिंदगी के बदलाव का कागज। इसमें 6-7 विषय जो लिखे हुए वो विषय नहीं, वो तो नाम अलग अलग दे दिया गया। मुख्य बात यह है कि आपको अपनी जिंदगी, अपनी गरीबी से संघर्ष करने के लिए कहीं जमीन का हक मिलेगा, कहीं आवास का हक मिले, और वो हक कोई मांगने की बात नहीं, वो मेरा है। वो बार बार मांगने के अंदाज नहीं, वो मेरा है। हमें ये बात समझना चाहिए कि बड़े प्यार से ये जो गरीबी बनाए रखने का खेल है वो चल रहा है।
पास अगले 2-3 महीने, 4 महीने, अगले 100 दिन आपके पास अवसर है। अगर आपने अपनी जिंदगी को बदलना है तो अपने बटन को खूब ठीक से जांच परख लीजिए और जो आए उनसे ये कागज रखिए, कहिए इसमें से कोई एक विषय आप बता दें जिसमें से आप मुझे संतुष्ट करते हैं, हम आपको बटन आपके लिए दबा दें। धन्यवाद। आप सब देखते रहे जनता प्रकाश। धन्यवाद साथी आलोक जी। साथियों, हमारे बीच में युवा शक्ति संगठन के नेता गौरव सिंह जी हैं और लखनऊ से लेके उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर रोजगार के आंदोलन को गौरव जी संचालित कर रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपनी बातचीत रखें। हमारे बीच में अंबेडकर जन मोर्चा के संयोजक, और आप लोग जानते हैं पिछले दिनों गोरखपुर में 1 एकड़ जमीन के सवाल को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ है और 29 जनवरी को चौरी चौरा से लेकर गोरखपुर में अंबेडकर प्रतिमा तक एक लाखों लोगों का मार्च जमीन के अधिकार को लेकर संचालित किया जा रहा है। उसके संयोजक श्रवण कुमार निराला जी और उसकी प्रदेश की नेता सीमा गौतम जी हम लोगों के बीच में आ गई हैं। हमारे बीच में एक बड़े बुद्धिजीवी जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, अलग निरंजन जी भी आ गए हैं। मैं अलग निरंजन जी से, श्रवण कुमार निराला जी से, सीमा गौतम जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो लोग मंच पर आ जाए। मंच पे 2 लोग तो बैठे ही, अलग जी भी आ जाए और मैं गौरव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बात करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत रहे आदरणीय एस आर धारापुरी जी, आलोक भैया, दिनकर भैया, सच्चान जी, सीमा जी और दोनों का नाम हमें नहीं पता, आपके लिए क्षमा, और इस कॉमन हॉल में उपस्थित आप सभी को। साथियों, बहुत बड़े बड़े तरीके से व्याख्यान इस विषय पे अभी लोगों ने दिया है, हमारे पास बहुत शब्द नहीं बचा है, लेकिन संक्षिप्त में जो बात आपको जो हम एहसास करते हैं ये बताते हैं कि ये दूसरा टर्म है बीजेपी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं 2014 में पहली बार ये सरकार आई, तो जो अनुभव है हम करते हैं उसको बताएंगे, हम आंकड़ों में नहीं जाएंगे, अनुमान में नहीं जाएंगे, उसके लिए बहुत हमारे पास अनुभवी लोग बैठे हैं जो आपको 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूपीए लैंड थी, तो हमारे जीवन में समस्या थी, और 2014 में जब ये सरकार आई तो हमारा जीवन ही समस्या हो गया। इस सरकार ने ये बदलाव कैसे आया? समस्या ये रोजी रोटी की है, जो मुद्दे नहीं है जैसे आलोक भैया ने बताया। समस्या ये है इस सरकार ने आपको जीने लायक तो छोड़ा है, लेकिन सम्मान के साथ जीवन जीने का जो अधिकार है वो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। वो अधिकार आप पर खत्म हो चुका है और उसका हमें एहसास भी नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सबको आय, सबको न्याय, संविधान में अनुच्छेद 21 हमें कहता है सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, लेकिन वो सम्मानजनक जीवन जीने में आपके लिए शिक्षा निःशुल्क, आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधा, आपके लिए रोजगार की सुविधा, चाहे किसानों की सुविधा समस्या हो, चाहे मजदूरों के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ की बात हो, ये तमाम मुद्दे नहीं होते हैं। और जब इन मुद्दों पे जब हल होता है तब जाकर के जो जीवन को सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में हम ले जा सकते हैं, कोई भी सरकार लेगी, लेकिन सरकार का उस पर ध्यान ही नहीं है। अभी भगवान राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, आप सभी जानते हैं, पूरा देश राममय हो चुका है, प्रचार हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए सिया राम हम लोग जानते हैं, सीताराम चलता था, सिया राम चलता था। ये बड़ी देखी बात आती है, बीजेपी ने एक नया नारा दिया था, जय श्री राम। देखिए जब राम सिया राम हम लोग कहते हैं ना, सीताराम किसी को कहते हैं ना, तो ये हम एक अंदर की भावना हमें प्रकट होती है। लेकिन जब जय श्री राम को जो भाजपा ने देश में लाया है, इसमें एक अहंकार प्रोजेक्ट किया है, और इसी अहंकार जय श्री राम के नारे को भगवान राम की जो
अस्तित्व उसको जो नष्ट करने का सबसे बड़ा काम जो अगर कोई कर रहा है तो ये सरकार कर रही है। एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाने के सरकार का काम नहीं है धार्मिक अनुष्ठान करना, धार्मिक आयोजन कराना। अदालत ने फैसला दिया, मंदिर बना, ट्रस्ट बना, लेकिन सरकार उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि कोई भी सरकार जो है देश में हमारे धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है, सरकार का काम नहीं है मंदिर मस्जिद उसमें उस तरह की भूमिका देना जिस तरह की भूमिका दी जा रही है। समस्या यही है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, छोटी सी बात है। आपको इस व्यवस्था में, लोकतंत्र की व्यवस्था में आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए। आप एक ईमानदारी से बताइएगा, अभी किसी को बीमारी हो जाए, कोई इलाज कराना हो सरकारी अस्पताल में, सबसे पहले मन में क्या आता है, कोई जुगाड़ मिल जाए तो हमारा इलाज हो जाएगा, पर्चा बन जाएगा। बहुत भीड़ होती है देश के दूसरे जिलों पे, छोड़ दीजिए, यही कोरिया में आप चले जाइए, राजधानी के अस्पताल बता रहे हैं, सिविल में चले जाइए, आपको घंटों घंटों 3-3 घंटे लाइन लगा के पहले तक पर्चा बनाने में लग जाएगा। तो पहले तो आप ये सोचें कोई जुगाड़ हो जाए, खोजे जुगाड़ हो जाए, डॉक्टर साहब हमारा देख ले, पर्चा बन जाए, इलाज हो जाए। कोई आपके साथ कुछ गलत हो गया, मारपीट हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई अन्याय हो गया थाने में, अब थाने में आपको भरोसा नहीं कि थाने में जाएंगे हम अकेले न्याय मिल जाएगा, वहां पे पहले आप सोचोगे कोई जानने वाला मिल जाए, न्याय मिल जाए। तहसील में आपका कोई काम है, वहां सोचोगे न्याय। हर जगह आपके इस व्यवस्था से आपको भरोसा नहीं है, आपको जुगाड़ से भरोसा है कि उसी के भरोसे हमको वहां कुछ हमारी सुविधा मिल सकती है, व्यवस्था हमें कोई सुविधा नहीं दे सकती। तो लोकतंत्र में जब ऐसी लचर व्यवस्था हो जाए, ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था हो जाए, तो उस भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति जागरूक होने की काम, जागरूक होना किसका काम है, नागरिकों का दायित्व है। हम किसी भी सरकार का विरोध करने नहीं आए हैं। और मैं एक बार ये भी कहता हूँ, हमारी धर्मनिरपेक्षता की जो बात होती है हमेशा उठती है मंचों में, हमारी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सिर्फ भाजपा और आरएसएस के विरोध तक सीमित नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सीमित इसी तक होगी तो कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस जैसी संस्थाएं हमारा ये ध्रुवीकरण जिस तरीके से करती है उसी का फायदा उठाती। धर्मनिरपेक्षता के सवाल पे भी एक लंबी बहस करने की जरूरत है। और आय और न्याय का संकट है, चाहे रोजगार की बात हो, अब रोजगार में आ जाए, उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है इस पर विचार करने के लिए। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने विभाग से, सरकारी विभागों से आंकड़ा मांग रहे थे कि इस विभाग में कितनी वैकेंसी पद रिक्त पड़े हैं, इसका आंकड़ा दीजिए। मुख्यमंत्री जी के पास ये भी समय नहीं है, या मुख्यमंत्री जी के पास ये भी जानकारी उपलब्ध नहीं कि प्रदेश में कितने ये अनुमानित रिक्त पद हैं, इससे भी ज्यादा रिक्त पद खाली पड़े हैं। पूरे देश में लगभग केंद्र में आप बात करेंगे तो लगभग 9.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। और पूरे अगर भारत में देखी जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके देखा जाए, संविदा कर्मियों के जो अनुमानित संख्या उसको जोड़ के देखा जाए, अगर सरकार नौकरी देना चाहे लगभग 1 करोड़ सरकारी नौकरियां इस देश में दी जा सकती हैं। 1 करोड़ अगर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी तो कितनी बड़ी संख्या में परिवार उससे लाभान्वित होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। तो रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, निःशुल्क शिक्षा के सवाल पे और स्वास्थ्य के सवाल पे, स्वास्थ्य बहुत बड़ी हमारे देश में चुनौती हो गई है। जैसे आलोक भैया ने बोला, बीमारी आई थी कोरोना की, बड़ी संदिग्ध बीमारी थी, लोग कैसे लोग किस तरीके से मौतें हुई है, ये हम सब अभी आसपास में देखेंगे, जानने में देखेंगे, तो इतनी संदिग्ध तरीके से हम उसके आकलन में हम लोग नहीं जाना चाहते कि हम लोग नहीं बहुत अभी तक उसका स्पष्ट, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा संदेहास्पद था, इतनी ज्यादा लोग मरे उसमें। उसके बाद जिस तरह से बेरोजगारी का संकट जो आया, चाहे और समस्याएं आई, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आम जन का जीवन जो है और संघर्षपूर्ण हुआ है। इस संघर्षपूर्ण जीवन को ही सामान्य बनाने के लिए ये लड़ाई है कि कम से कम सरकार कोई भी हो, जब तक सरकार जब तक आम जन के लिए जो हमारे मुद्दे हैं, चाहिए हमारी जो मांगे हैं, इस पर एक इस तरह की जो पहल होनी चाहिए। ये चुनाव आ रहा है लोकसभा का, ये पहल और जगहों पे हो, इसी आशा के साथ मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी दार्शनिकों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहे। धन्यवाद गौरव जी। साथियों, हम लोगों के बीच में पिछले तकरीबन 1 महीने से पूरे लखनऊ में महिला सुरक्षा और आत्मसम्मान के सवाल पर अभियान संचालित करने वाली उषा विश्वकर्मा जी हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। वो रेड ब्रिगेड की संस्थापक है और आपके बीच में अपनी बात रखेंगी। उषा विश्वकर्मा।